हेलो स्टूडेंट, मैं अश्विनी शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सोम की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। सोम में अपने लास्ट क्लास जो पढ़ा होगा उसमें देखा होगा कि हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी लोड के इफेक्ट में बॉडी डिफॉर्म होती है और डिफॉर्मेशन के साथ साथ उसमें स्ट्रेन जनरेट होता है। और स्ट्रेन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, लास्ट लेक्चर जरूर देख लीजिए, उसमें कंप्लीट करा दिया था मैंने। ठीक है, अब जब बॉडी में स्ट्रेन होगी, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ, उसके जो मॉलिक्यूल्स थे या जो भी मटेरियल के मॉलिक्यूल हैं वो एक दूसरे से या तो दूर होंगे या तो पास होंगे ड्यू टू डिफॉर्मेशन लोड। तो एक चीज प्रॉपर्टी होती है, आप जानते हैं, इनर्शिया की। और वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी पदार्थ अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता या अपनी स्थिति में बने रहने का प्रयास करता है। इट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर उस इनर्शिया लॉ के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो कोई भी पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहेगा, तो फिर होगा क्या, इट विल रेजिस्ट द फोर्स टू मेंटेन इट्स पोजीशन। अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए ये फोर्स को क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा। तो होगा क्या कि फिर बॉडी में क्या चेंजेस आने वाले हैं, इट विल रेजिस्ट द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी एंड दिस इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स which is offered by the material itself is called internal resistive force, and this internal resistive force per unit area is called stress. आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें कि अगर बॉडी पर फोर्स लगा है तो स्ट्रेस जो आएगा वो कुछ और नहीं बल्कि इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स है पर यूनिट एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस की बात करेंगे कि व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस क्या है, इसको हिंदी में मैं बोल दे रहा हूं, लिखा तो इंग्लिश में इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया इज स्ट्रेस, लेकिन हिंदी में इसको क्या कहेंगे कि वस्तु द्वारा लगाया गया आंतरिक प्रतिरोधी बल और उसके उस क्षेत्रफल का अनुपात ही प्रतिबल कहलाता है। यानी प्रतिबल क्या होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल और बटा कर दें एरिया जिस पर वो बल काम कर रहा है। ठीक है, तो सिग्मा यानी स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है एफ रेजिस्टिव, या एस का मतलब रेजिस्टिव, एफ रेजिस्टिव, एक्सटर्नल नहीं, रेजिस्टिव मतलब जो अंतर से आंतरिक प्रतिरोधी बल उत्पन्न हो रहा है, आंतरिक प्रतिरोधी बल बटा क्षेत्रफल ही क्या है, एरिया है। ठीक है, अब यहां पर एक लाइन मैंने लिख दिया है कि इनर्शिया इज द रीजन बिहाइंड द रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन। मतलब रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, जो अंदर से एक रेजिस्टेंस आ रही है डिफॉर्मेशन के लिए, उसका रीजन क्या होता है, इनर्शिया। इनर्शिया क्या है आप लोग पहले से भी जानते हैं, थोड़ा सा मैंने भी आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेस के टाइप का कि स्ट्रेस कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो टाइप में हम लोग बात करेंगे कि टाइप ऑफ स्ट्रेस में बेसिकली स्ट्रेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट स्ट्रेस एंड द सेकंड वन इज इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस में दो टाइप के और हम लोग बांट लेते हैं। देखिए कोई ये नहीं कि एग्जाम में आपसे स्ट्रेस का टाइप पूछेगा, लेकिन देखिए अलग अलग टाइप से स्ट्रेस कैसे बांटेगा उनको जानना जरूरी है। तो फर्स्ट वन इज एक्सियल स्ट्रेस, द सेकंड वन इज टेंजेंशियल स्ट्रेस और इट कैन आल्सो बी कॉल्ड शियर स्ट्रेस। ठीक है ना, तो एक्सियल स्ट्रेस आपने स्ट्रेन में देखा था कि शियर स्ट्रेन हुई थी, शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेन हुई थी, शियर स्ट्रेन हुई थी, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हुई थी। तो उसी के करिस्पॉन्डिंग जो है आपके स्ट्रेस भी जनरेट होंगे। जैसी जैसी स्ट्रेन होती है वैसे वैसे स्ट्रेस भी उसके साथ डेवलप होते रहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक्सियल स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है। एक्सियली इट कैन बी टेंसाइल और कंप्रेसिव इन नेचर, मतलब ये नेचर वाइज अगर इसको देखें तो टेंसाइल स्ट्रेस हो सकता है। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है, जब टेंसाइल स्ट्रेन होगी तो उसी के अगेंस्ट क्या आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। जब किसी बॉडी को हम इलोंगेट करने का प्रयास करेंगे, इलोंगेट करने का मतलब उसकी लंबाई में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे किसी दिशा में, तो दैट स्ट्रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टिंग दैट एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। और अगर बॉडी को हम कंप्रेस कर रहे हैं, उसके डायमेंशन में कमी ला रहे हैं, तो एक सेकेंड, तो मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रेस के टाइप में कि टेंसाइल का मैंने आपको समझा दिया। अब कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है, कंप्रेसिव काइंड ऑफ लोडिंग पर जो अंडर से इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स आएगा, दैट इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंजेंशियल क्या होगा, जब बॉडी पर उसके सरफेस के मतलब साथ में सरफेस के अलोंग अगर फोर्स लग रहा है, बॉडी सपोज करिए इस टाइप से है, इस टाइप से अगर बॉडी है तो बॉडी पर ये फोर्स लगे तो ये इसको कंप्रेस करेगा। अगर बॉडी पर ये फोर्स लगे, ये फोर्स लगे तो इसको टेंशन में लाएगा। लेकिन इसके सरफेस के अलोंग अगर लोड लगने लगे विच विच
डिफॉर्म्स इट लाइक दिस, इस टाइप से अगर इसको बॉडी को डिफॉर्म करे, बॉडी इस टाइप से स्लाइड करे, तो इसको रेजिस्टेंस में कौन सा फोर्स रोकेगा, तो दैट इज शियर स्ट्रेस विच इज रिस्पॉन्सिबल टू रेजिस्ट दिस डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो दूसरा, अच्छा ये डायरेक्ट में हो गए। अब इनडायरेक्ट स्ट्रेस में भी कुछ स्ट्रेस होते हैं, ये जरूरी है। देखिए ये सब तो इजी थे समझना, इनको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये अलग से चैप्टर भी हैं, ये बेंडिंग स्ट्रेस अलग से आपको चैप्टर में भी मिलेगा, लेकिन उसके पहले आपको यही समझ लेना है। बेंडिंग स्ट्रेस, देखिए यहां पर अगर एक्सियल मिलेंगे ना, तो टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, एफ टी बाई ए, एफ टी मतलब टेंसाइल फोर्स बाई ए, कंप्रेशन में एफ सी बाई ए कर देंगे, मतलब केवल एरिया से डिवाइड करेंगे। टेंसेंशियल में एफ एस बाई अगर ए कर देते हैं तो शियर स्ट्रेस बाई एरिया हो जाएगा। इसी तरह बेंडिंग में अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं तो विच विल बी इक्वल टू एम बाई जेड। इसका मतलब क्या होता है, इस तरह से आप इसको समझिए कि अगर कोई बीम है, सपोज करिए बीम इस टाइप से है, या कोई भी फ्लेक्चरल मेंबर है, फ्लेक्चरल मेंबर का मतलब होता है जो मेंबर इस टाइप से हो, ऐसे सपोज करिए। अब मेंबर की एक्सिस ये होगी कि नहीं होगी, मेंबर की ये एक्सिस होगी, क्लियरली है। अब इस पर लोड ना एक्सिस पर ना लग के या सरफेस पर ना लग के इस एक्सिस के परपेंडिकुलर फोर्स काम कर रहा है, जैसे कि इसको कहेंगे हम लोग फ्लेक्चरल मेंबर है। फ्लेक्चरल मेंबर इज द मेंबर ऑन विच लोड्स एक्ट्स ऑन ट्रांसवर्स डायरेक्शन ऑफ एक्सिस, मतलब इसको ट्रांसवर्स लोडिंग कहेंगे क्योंकि एक्सिस के लंबवत काम कर रहा है। तो एक्सिस के जब लंबवत काम कर रहा है, ये एक्सिस है, इसके मतलब लेटरल डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ऐसे लोडिंग को कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स लोडिंग, ट्रांसवर्स लोडिंग। और ट्रांसवर्स लोडिंग के इफेक्ट में होगा क्या, ध्यान दीजिएगा जरा, ये बीम ना इस टाइप से मुड़ने का प्रयास करेगी, देखिएगा इसका कुछ पोजीशन कुछ यूं होने वाला है, ठीक है, ये पोजीशन बीम की नई पोजीशन बनने वाली है। मुड़ने का मतलब प्रयास करेगा, बन नहीं जाएगा, ऐसा होने का वो प्रयास करेगा, ठीक है। तो जब बेंड होगा ना, तो ये एक्सिस जो बीच वाली थी वो भी ऐसे क्या होगी, बेंड होगी, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो इस केस में होता क्या है कि ये अपर रीजन, ये अपर रीजन जो न्यूट्रल एक्सिस था आपका, न्यूट्रल प्लेन विच इज कॉल्ड न्यूट्रल प्लेन, उसमें, और ये नीचे वाला देखिए, उसके ठीक नीचे वाला, आधे के नीचे वाला पार्ट और आधे के ऊपर वाले पार्ट में क्या चेंजिंग आएगी, ऊपर वाला देखिए कंप्रेस होगा और नीचे वाला देखिए टेंशन में आ जाएगा। ये नीचे का पार्ट पूरा टेंशन में आएगा और ऊपर का पार्ट जो है वो पूरा कंप्रेशन में आएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो जो अपर पार्ट, जो कोई भी चीज लीजिए आप, कोई लकड़ी वगैरह ही लेकर के तोड़ के देखिए, तो नीचे देखेंगे ऐसे, नीचे ऐसे मोड़ेंगे तो अंदर की तरफ क्रश करता है, और बाहर की तरफ बांस की डंडी वगैरह लेके तोड़ के देखिए ना, तोड़ेंगे जब उसको तो ऐसे फटाक से फट जाएगा बाहर से, लेकिन अंदर वाला कुचल जाएगा। मतलब इंटरनली देखिए कंप्रेस हो रहा है अंदर के साइड में, और बाहर की साइड में जो आउटर साइड है उसमें उसका क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है। तो एक्चुअली बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, विच कहां करेगा, बेंडिंग साइड में। तो जब बेंडिंग की बात आती है तो एक चीज बस जान लीजिए कि ऊपर के जोन में तो एफसी आता है कंप्रेशन में, लेकिन नीचे के जोन में एफटी आता है। तो ये बताइए क्या हम डायरेक्टली उस पर कंप्रेशन या टेंशन लगा रहे थे, नहीं लगा रहे थे, फिर भी टेंशन और कंप्रेशन आए इनडायरेक्टली ड्यू टू बेंडिंग, दैट इज व्हाई बेंडिंग स्ट्रेस इज कंसीडर्ड एज अ इनडायरेक्ट स्ट्रेस which acts like a tension or compression in different zone of the flexural member। बात समझ में आ रही ना। तो फ्लेक्सुरल मेंबर के डिफरेंट जोन में अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं, एक्चुअली इनडायरेक्टली जनरेट होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से ट्विस्टिंग भी है, जैसे बेंडिंग में आपने देखा कि बेंडिंग स्ट्रेस कहीं ना कहीं क्या है, एफसी या एफटी है, मतलब ये इनडायरेक्टली कंप्रेशन या टेंशन लाता है। इसी तरह ट्विस्टिंग की अगर जब हम लोग बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रेस का वैल्यू होता है वो टॉर्क अपॉन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेडपी होता है, ठीक है ना, या उसका सेक्शन मॉडुलस होता है। अभी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या है, क्यों, कहां से जेडपी आया है, ये ट्विस्टिंग वाले में बात करेंगे हम लोग कि कहां से आया है। तो यहाँ पर बस इतना जान लीजिएगा कि ये आपका जो सेक्शन मॉडुलस होता है और ये जेड किसका रेशियो होता है वो हम बताएंगे जब पढ़ाएंगे तब, ठीक है ना, क्योंकि इसको समझना पड़ेगा। अब ट्विस्टिंग वाले में कहीं ना कहीं मैंने बोला कि ये कंप्रेशन और टेंशन लाता है इनडायरेक्टली, इसी तरह ट्विस्टिंग स्ट्रेस कहीं ना कहीं शियर लेके आता है, ठीक है ना। ये एक तरह का क्या है, इनडायरेक्टली, डायरेक्ट शियर नहीं है ये, इनडायरेक्टली, लेकिन इसका इफेक्ट शियर का है। जैसे बेंडिंग का इफेक्ट कंप्रेशन टेंशन का है, उसी तरह से इसका इफेक्ट शियर का होता है। कैसे होता है, जब ट्विस्टिंग या टॉर्जन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम लोग उसमें बात करेंगे। तो दीज आर द
types of stresses which have to be studied in further lectures और further chapters। ठीक है, हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने अभी तक पढ़ा कि कोई भी बॉडी पर लोड लगाने पर स्ट्रेन होगी और उस स्ट्रेन की वजह से बॉडी स्ट्रेस डेवलप करेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बॉडी स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन के साथ स्ट्रेस डेवलप कर रही है। तो एक साहब थे हुक, उनका नाम था हुक, और हुक ने एक देखा मटेरियल के बिहेवियर को ऑब्जर्व किया, तो ये पाया कि मटेरियल में जो स्ट्रेस है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। कब तक? तो कहेंगे कि मटेरियल की इलास्टिक लिमिट तक ये जो इनका रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट होता जा रहा है। ठीक है ना, या फिर अगर और एक्यूरेटली कहें तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक। ठीक है ना, तो हुक एक नियम दिए स्ट्रेस और स्ट्रेन से जुड़ा हुआ एक नियम, एक इंजीनियर थे या साइंटिस्ट कह लीजिए, उन्होंने दिया। वो नियम क्या था कि जो स्ट्रेस होता है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेन की क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहीं से आपका कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हुक लॉ। हुक्स का क्या लॉ था, यहीं से हम लोग पढ़ेंगे हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ क्या था आपका? तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू हुक, यानी हुक के अनुसार कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू इलास्टिक लिमिट। ये उनका स्टेटमेंट था, लेकिन एक्चुअली बात उनकी क्या थी कि ये इसी को बाद में सुधार करके और इलास्टिक लिमिट को इन्होंने क्या बना दिया, बना इसलिए दिया कि देखा मटेरियल में कि कुछ मटेरियल ऐसे थे जिनमें लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी और जो आपकी इलास्टिक लिमिट थी वो अलग अलग पॉइंट पर था। ठीक है, इस वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं थी। तो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इन्होंने इसको कर दिया बदल करके। ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर मिलने लगे थे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, तो एक्चुअली एग्जाम में कभी अगर आपसे एमसीक्यू में पूछता है तो आप इस ऑप्शन को ज्यादा सही करेंगे। इसके पीछे का रीजन है, कभी इस पर लंबा डिस्कस होगा। बस इतना जान लीजिए कि अगर आपसे पूछता है कि हुक्स लॉ कहां तक वैलिड करता है, और वी कैन से कि हुक्स लॉ वैलिड अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इलास्टिक लिमिट रहता भी है। तो ये दोनों में अंतर क्या है, अभी हम थोड़ी देर बाद इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हुक ने ऐसा कहा कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, दैट मीन्स वो कहना चाहते थे कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्ट्रेन। हमने इसमें दिखा रखा है कि ई स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा, यहां से हम लोगों ने देखा कि स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, यह हुक ने कहा था। ठीक है, लेकिन फिर होगा क्या, प्रोपोर्शनल है और वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक दूसरे से सीधा संबंध है उनका। सीधा कैसे, तो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखें कि चलिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो भाई जाहिर सी बात है इनको हटाएंगे तो कोई ना कोई यहाँ पे कांस्टेंट आने वाला है, ऑब्वियस सी बात है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू, यहां पर लिखेंगे कांस्टेंट और इनटू कर देंगे हम यहाँ पे क्या, स्ट्रेन। क्लियर है? अब ये क्या होता है, इनको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये हुक्स कांस्टेंट है, ये हुक्स कांस्टेंट है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक मॉडुलस। इलास्टिक मॉडुलस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इलास्टिक प्रॉपर्टी को उसको दिखाते हैं मटेरियल को। ठीक है, अभी आप लोग स्ट्रेस स्ट्रेन के संबंध को उतना गहराई से नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन अभी तो थ्योरेटिकली चल रहा है, समझ में तो आ ही रहा है आपको, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा होगा। और हिंदी माध्यम वाले लोगों के लिए मैं हिंदी बोल भी रहा हूँ, एक चीज मैं बता रहा हूँ, और इंग्लिश माध्यम के लिए लिख रहा हूँ। देखिए दोनों लोग कंफर्टेबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, हिंदी में कहेंगे कि प्रतिबल विकृति के सीधा समानुपाती होता है प्रत्यास्थता सीमा तक। ठीक है ना, प्रत्यास्थता सीमा तक। तो इस केस में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, कब तक, ये भी हमने बता दिया। और हमने जब इसको हटाया प्रोपोर्शनलिटी साइन को, देयर इज ए कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड हुक्स कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए हुक्स कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जब स्ट्रेस और स्ट्रेन का अगर हम यहां से देखें कि कांस्टेंट क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट जो है वो क्या होगा, तो कहेंगे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हम यहाँ कहेंगे स्ट्रेस अपॉन, इसको क्या कर देंगे, स्ट्रेन। यहां से एक बात पता चली कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का अनुपात ही ये कांस्टेंट दिखाता है। ठीक है ना,
एक चीज यहाँ पे और आप पता कर लीजिए, ध्यान समझिएगा कि स्ट्रेस अलग अलग होते हैं और स्ट्रेन भी अलग अलग। जैसे स्ट्रेस अगर वॉल्यूमेट्रिक होगा तो स्ट्रेन भी होगी, स्ट्रेस अगर शियर होगा तो स्ट्रेन भी शियर होगी। मतलब अलग अलग टाइप के स्ट्रेस स्ट्रेन होंगे तो उनके कांस्टेंट भी अलग अलग होंगे। इस टाइप पर ये कांस्टेंट 3 तरह के हो सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से तरह के हो सकते हैं देखिए, हम लोग फटाफट बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर डायरेक्ट स्ट्रेस हो और डायरेक्ट स्ट्रेन हो तो क्या किया जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब होता है सीधा प्रतिबल और उसके साथ सीधी विकृति हो तो उसको क्या किया जाएगा, देखते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग बात करते हैं यहीं पर कांस्टेंट की। अगर यहां पर लेते हैं कांस्टेंट, कांस्टेंट, और ये पहला कांस्टेंट कौन सा होगा इसमें सबसे पहला, तो इसको कहेंगे यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस, या इसी को कहते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसी का दूसरा नाम क्या है, मॉडुलस ऑफ, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। ये क्या होगा, पहला कांस्टेंट है ये, इसका वैल्यू होता है ई। और ई किसका, देखिए हर कांस्टेंट, कांस्टेंट जितने भी रहेंगे वो करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ रहेंगे। तो पहला क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये डायरेक्ट स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन क्या कहेंगे, स्ट्रेन, उसी के साथ में। तो ये ई का वैल्यू होता है, ये ई की वैल्यू हो गई। अभी हम सब पर बात करेंगे इसी तरीके से। दूसरा अगर हम बात करें, दूसरे को कहते हैं एक और कांस्टेंट, जिसको कहते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट के टाइप है, यहाँ पे एक तरह से टाइप समझिए, अलग अलग टाइप के स्ट्रेस पर। तो कांस्टेंट का दूसरा बात करते हैं हम लोग, इसको कहते हैं मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, रिजिडिटी, या इसको कहते हैं हम लोग शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस। अब यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, स्ट्रेस अभी तक डायरेक्ट था और स्ट्रेन भी डायरेक्ट थी, अब शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन हो जाएगा। तो उसको दिखाते हैं हम लोग जी से, इसको कैपिटल ई से दिखाए हैं, इसको जी से, शियर स्ट्रेन और शियर स्ट्रेस के कंपेयर में। तो यहाँ लिखेंगे शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन को एंगुलर स्ट्रेन भी या कोणीय विकृति भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें डिफॉर्म होकर कुछ एंगल बना रहा था फाई, याद कर लीजिए। तो इसको कहेंगे शियर स्ट्रेन। तो ये इनका रेशियो हो गया तीनों। अब तीसरा मॉडुलस क्या होता है, या तीसरा कांस्टेंट क्या होता है, उसको बोलते हैं हम लोग बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, उसको के से दिखाते हैं। और ये होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट स्ट्रेस, और ये तीनों दिशाओं में लिया जाता है डायरेक्ट स्ट्रेस। अभी इसके बारे में, डायरेक्ट स्ट्रेस यहाँ भी तो कंपेयर सेम मत करिएगा, ये तीनों दिशाओं में डायरेक्ट, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जैसी कोई चीज नहीं होती है, वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जैसी कोई चीज नहीं होती है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्ट्रेस ही 3 दिशाओं में लगेगा, तो डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन जो होगी ना वैल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेन जो होता है वॉल्यूमेट्रिक होता है, स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक नहीं होता, बल्कि पूरे के साथ जब लगेगा तो किसी एक दिशा में वो इफेक्टिव होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि बल्क मॉडुलस में आपको डायरेक्ट स्ट्रेस ही लेना है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जैसा कोई टर्म नहीं होगा, ठीक है। यहाँ बल्क मॉडुलस। एक चीज यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप गौर करेंगे तो अगर आप यहाँ से समझ गए होंगे कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग 3 कांस्टेंट आपने निकाले कि ऐसे ऐसे कांस्टेंट होते हैं, तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हुक्स लॉ का अगर कर्व खींचे आप, ठीक है ना। ये तो कांस्टेंट के बारे में मैंने समझा दिया। चलिए हम इसमें से एक कांस्टेंट को लेकर के समझते हैं चीजों को। किसी बॉडी पर डायरेक्ट स्ट्रेस लगाते हैं और उसके साथ साथ उसमें डायरेक्ट स्ट्रेन भी जनरेट कराते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा चीजों को। देखिए ये सब नोट करते जाइएगा, बाद में नोट्स मिलेगी आप लोगों को, एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले नोट्स मिल जाएगी, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि नोट्स आप बनाते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिएगा कि नोट्स कैसे मिलेगी, तो उसका लेने का तरीका जो है भाई, आप पहली बात की टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिए, सब लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े रहिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ना डिस्क्रिप्शन में है, नंबर भी आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में। कोई भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी होगी तो मैं ग्रुप में दूंगा। अब एक एक आदमी को मैसेज करके जो अलग अलग से मैसेज करते हैं ना, तो इसलिए मैं गुस्से में कभी कभी रिप्लाई नहीं करता हूँ। ये बताइए इंडिविजुअली हम किसको किसको रिप्लाई करें,
इसलिए मैंने ग्रुप बना रखा है कि आप उसमें ऐड होइए, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी आपको मिल जाएगी, नोट्स लेने का तरीका भी आपको उसी में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा, अगर मैं इसको ध्यान से समझूं तो दिस इज नथिंग बट ई, अगर हम यहीं से चलें, चलिए स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, समझ तो लिए हैं, तो अब हम लोग यहीं से थोड़ा सा इस कहानी को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर स्ट्रेस को हम यहां पर लिखें कि सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं दिखा रहा कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और ये अगर हम इस कांस्टेंट को हटाए सिग्मा, इसको कंपेयर कर रहे हैं केवल हम, ये है नहीं कुछ, ये इससे कंपेयर, अगर सिग्मा की जगह हम इक्वल लिखें तो ये कैपिटल ई इंटू ई आएगा, क्योंकि कांस्टेंट ई है यहाँ पे, इलास्टिक मॉडुलस का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो ई अगर यहाँ पे आ जा रहा है तो इसका अर्थ क्या होगा समझिएगा, कि ई कहीं ना कहीं एक तरीका का, आप ये सुने होंगे, इस इक्वेशन को अगर आप सही करते हैं तो y इज इक्वल टू एम एक्स हो जाता है, यही लाइन का इक्वेशन होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोई चीज किसी के है तो इसका मतलब उनके बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, वो एक लाइन के इक्वेशन को फॉलो कर रहे हैं, एंड द स्लोप ऑफ द लाइन इज डिनोटेड बाई हियर m एंड इन दिस इक्वेशन बाई e, यही क्लियरली है यहाँ पे। अगर आप यहाँ से हुक्स लॉ को समझे तो हुक्स लॉ को कर्व पे ड्रॉ करके हम लोग देखते हैं कि हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब एक्स एक्सिस पर एक स्ट्रेस जो है मान लीजिए सिग्मा है और ई जो है स्ट्रेन है, तो एक्स एक्सिस पर कुछ यहाँ पे हरकत हो रही है, बढ़ रहा है, तो उसके साथ वो वाई पर भी बढ़ रहा है, क्योंकि वाई एक्सिस देखिए इनडिपेंडेंट एक्सिस होता है, डिपेंडेंट एक्सिस होता है, मतलब वाई निर्भर करता है किस पर, एक्स पर। ये क्लियर है ना, कि आप इसमें कौन, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, मतलब x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, लेकिन y अपने मन से बढ़ नहीं सकता है, y निर्भर है जबकि x स्वतंत्र है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है x और y इज समहाउ डिपेंडेंट ऑन x। ठीक है, इसी टाइप से कह सकते हैं कि स्ट्रेस इज डिपेंडेंट ऑन स्ट्रेन, मतलब स्ट्रेन होगी तभी स्ट्रेस होगा, ये तो क्लियर हो रही है बात। ठीक है, तो एक चीज आपको यहाँ पे समझ में आ चुका है कि ई कहीं ना कहीं आपका कोई वैल्यू दिखा रहा होगा जिस पर सिग्मा की कोई वैल्यू होगी, सपोज ई यहाँ है तो सिग्मा यहाँ है, और ये यहाँ पे है, फिर वैल्यू यहाँ पे इसकी बढ़ती जा रही है, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ पर वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ पर फिर देखें तो फिर भी वैल्यू क्या हो रही है, दोनों की बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बाद ना कर्व ऐसे चला जा रहा है, इसका मतलब हुआ कि इसके बाद अगर आप चले तो ये इसके प्रोपोर्शनल नहीं रह जा रहा है, मतलब स्ट्रेस के साथ स्ट्रेन के साथ स्ट्रेस बढ़ तो रही है इसके बाद भी ऐसे, लेकिन लाइन सीधा ना होके घूम गया, इसका मतलब रिलेशनशिप लीनियर नहीं रह गया। तो वो समय, वो जगह जहां तक ये रिलेशनशिप लीनियर रहता है उस पॉइंट को लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हैं, और हुक्स लॉ वहीं तक वैलिड करता है। वेयर एज इलास्टिक लिमिट इज द पॉइंट आफ्टर विच बिफोर विच कहेंगे तो बिफोर विच मटेरियल रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड, मतलब लोड हटाने पर अगर मटेरियल अपने शेप में वापस आ जा रहा है, इसका मतलब उस पर जो स्ट्रेस लगा था वो इलास्टिक लिमिट तक ही लगा था या उसके अंदर ही लगा था। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट वो लिमिट है जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो अनुपात है वो सेम रहता है, मतलब रेशियो सेम बना रहता है। तो इसका मतलब यहां समझ लीजिएगा कि ई क्या है, अगर हम यही, अच्छा स्ट्रेस समझ में आया, स्ट्रेन, तो ई क्या होता है, अगर हम यहाँ पर स्ट्रेस को ले, सपोज करिए एक पॉइंट पर यहाँ सिग्मा हुआ है, तो ये इसी के बराबर यहाँ सिग्मा ले सकते हैं, ये सिग्मा ही तो है भाई, और स्ट्रेन सपोज यहाँ से यहाँ तक ही हुई है, तो ये जो ढाल बन रही है सिग्मा बाई ई, इसी ढाल को लाइन के इक्वेशन में m कहते थे, जब आखिर यहाँ पे m बराबर क्या होगा बताइए, y बाई एक्स नहीं हो रहा है m बराबर, तो यही बताइए y का मतलब y एक्सिस पर सिग्मा है, और सिग्मा बाई ई करेंगे तो m आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ सिग्मा बाई ई करने पर जो e है वो कहीं ना कहीं ढाल है, किसका किसका अनुपात है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात ही तो कैपिटल ई है, कैपिटल इज द यंग मॉडुलस ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, इससे एक छोटी सी सीख हमको मिलती है कि E इज इक्वल टू जब हम लिखते हैं सिग्मा बाई स्मॉल ई, तो इससे पता ये चलता है कि कोई भी पदार्थ हो उसका यंग मॉडुलस हाई कब होगा, जब उसमें स्ट्रेन बिल्कुल कम होगी और स्ट्रेस बहुत हाई होगा। ये बताइए
यहाँ इक्वेशन को ध्यान दीजिएगा कि सिग्मा बहुत हाई हो और ई उसका स्मॉल ई यानी स्ट्रेन बहुत कम हो तो यंग मॉडुलस उसका बहुत हाई होगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, यंग मॉडुलस ऐसे पदार्थ का ज्यादा होगा जिसमें स्ट्रेन ना हो, और स्ट्रेन ना होने का मतलब डिफॉर्मेशन ना हो। इसका मतलब ऐसा पदार्थ जो डिफॉर्म ना कर सके, वो डिफॉर्म ही ना हो या बहुत कम डिफॉर्म हो। डिफॉर्म मतलब रूप रंग बदलना, शेप साइज बदलना, डिफॉर्म ना हो उसका ई हाई होगा। और कहीं ना कहीं ऐसा है कि बहुत कम डिफॉर्मेशन हो रही है तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है तो ई बहुत हाई है। इसका अर्थ ये भी है कि ई शोज द स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। क्यों? अगर आप पीछे जा करके पढ़ेंगे तो मैंने स्टिफनेस के बारे में बताया है, स्टिफनेस इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रजिस्ट डिफॉर्मेशन ऑफ द मटेरियल। ठीक है ना? स्टिफनेस किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह विरूपण का विरोध करता है। रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्टिफनेस एंड रेजिस्टेंस अगेंस्ट फेल्योर इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। हमेशा यह ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ इज अनदर फेनोमिना एंड स्टिफनेस इज अनदर फॉर्मूला। स्ट्रेंथ इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल अगेंस्ट फेल्योर। कोई चीज फेल नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन कोई चीज डिफॉर्म नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टिफ है। एज एग्जाम्पल, अगर हम अपने पैरों में एक शूज पहनते हैं और एक शूज जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल है और एक शूज जो है हार्ड है, लाइक वुडन स्लीपर। खड़ाऊं आप लोग नाम सुने होंगे। वुडन स्लीपर क्या होता है? वुडन स्लीपर पहले लोग पहनते थे, खड़ाऊं जिसको बोलते हैं, पैर में पहनते थे। तो खड़ाऊं चलने पर क्या मुड़ता था, लेकिन अगर ज्यादा झटके से लगे तो वो टूट सकता है। लाइक वो खड़ाऊं जो है वो मुड़ तो नहीं रहा है लेकिन टूट जल्दी जा रहा है। लाइक उसको रेजिस्टेंस अगेंस्ट फेल्योर तो ज्यादा नहीं है, फेल हो जा रहा है, बट इट इज नॉट गेटिंग डिफॉर्म। ये डिफॉर्म नहीं हो रहा है। इस वजह से आप इसको ध्यान समझिएगा कि वुडन स्लीपर या खड़ाऊं एक स्टिफ मटेरियल है लेकिन स्ट्रेंथ अच्छी नहीं है। वेयर एज माई शूज विच इज गेटिंग डिफॉर्म इजिली, जो जनरली डिफॉर्म हो जा रहा है, आसानी से डिफॉर्म हो जा रहा है, बट इट इज नॉट गेटिंग फेल्ड। ये जल्दी टूट नहीं रहा है, विफल नहीं हो रहा है। लाइक ये मजबूत तो है लेकिन स्टिफ नहीं है, और खड़ाऊं मजबूत नहीं था लेकिन स्टिफ बहुत ज्यादा था। इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंडिंग और फॉर गेटिंग अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन स्टिफनेस ऑन स्ट्रेंथ। बात समझ में आ गई? तो हमें यहां से क्या समझने को मिला कि हमें पता चला कि क्या है स्ट्रेस, क्या है स्ट्रेन, क्या है हुक्स लॉ, कांस्टेंट क्या शो करता है, ई किस मटेरियल का ज्यादा होगा। अगर मैं यहीं से आपसे पूछना शुरू करूं कि ई किस मटेरियल का ज्यादा होगा, अगर मैं पूछूं कि कोई बहुत आसानी से मुड़ने वाली, डिफॉर्म होने वाली चीज है उसका, अच्छा ई को इलास्टिक मॉडुलस कहते हैं, तो मन में बड़ी भ्रांति होती होगी, मन में बड़ा पैराडॉक्स क्रिएट होगा कि ई इज इलास्टिक मॉडुलस दैट शोज द इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल। इसका मतलब हुआ कि जो इलास्टिक होगा उसका ई हाई होगा। ये एकदम गलत आप जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट की बात कर रहा है। ठीक है? तो ई उस मटेरियल का ज्यादा होगा जिसमें डिफॉर्मेशन इजीली नहीं हो पाएगी। और ऐसा मटेरियल, अगर मैं आपसे कहूं कि डायमंड बहुत ज्यादा इलास्टिक है, डायमंड जो है वो बहुत ज्यादा इलास्टिक है, इसका मतलब डायमंड जल्दी डिफॉर्म नहीं हो सकता है क्योंकि वो बहुत ही क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना? तो वो सबसे इलास्टिक मटेरियल है, और ना कि आप किसी ऐसे इलास्टिक का मटेरियल का नाम लें जो इजीली डिफॉर्म हो जाए। जो जल्दी डिफॉर्म नहीं होगा हाई स्ट्रेस में भी, दैट इज इलास्टिक मटेरियल। क्लियर है? और स्टिफ मटेरियल वी कैन से क्लियरली। आई होप आपको पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पॉइजन रेशियो एंड द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।